सर कहिएगा कि इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट तो जमा करा दी है सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें इलेक्शन कमीशन में होने वाले जो भी सूरत हाल है, जो इस पर उनको पाबंद किया गया था कि फंड्स जो है वो आपको कैसे मिलेंगे, एक साथ की सूरत में मिलेंगे नहीं मिलेंगे या पूरे मिलेंगे। खैर इस पर जो फैसला है वो पार्लियामेंट में चला गया है। वफाकी हुकूमत कह रही है कि फैसला पार्लियामेंट करेगी, लेकिन जो निगरान हुकूमत है वो इस तरह के एक्सक्यूजेस दे रही है कि 27,000 एहलकार हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, चाहे वो रेंजर्स है, फोर्स है या लीट है। और अगर पूरे पंजाब की बात करें तो 3 लाख से जायद नफरी हमें चाहिए इलेक्शंस कराने के लिए। सर अभी भी कहीं ना कहीं से खींची जा रही है बात कि इलेक्शंस हो ना हो, इबाहम तो मौजूद है, हर हरबा अपनाने की कोशिश कर रही है हुकूमत। क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया सोहा एंड हरमीत। बात यह है कि देखें, इससे तो कोई इनकार नहीं है कि हुकूमत ने फैसला किया हुआ है कि किसी सूरत इलेक्शन नहीं करवाने मई में, जो कि कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जिसका पाबंद किया है। लेकिन यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा कराई है अपनी सुप्रीम कोर्ट में, इससे एक बात साबित हो गई जो हम पिछले दिनों में एक अंदाजा कर रहे थे कि शायद इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से महाजराई पर उतर आएगा और एक तरह से जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी जॉब खतरे में डाल लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अपने आप को सरेंडर कर दिया है और उसी लिए उसने कहा है जी कि मैं तो मनोवन अमल करना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि मुझे पैसे नहीं मिल रहे मैं इलेक्शन नहीं करा सकता, मुझे सिक्योरिटी के लिए वो उतनी तादाद नहीं मिल रही, मैं इलेक्शन नहीं कर। तो एक बात साबित हुई कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को समझ चुका है और उसके हुक्म पर अमल तैयार है। अब पार्लियामेंट को यूज करना जो हुकूमत ने सोचा है, मैं ये समझता हूं कि इससे इनको कोई फायदा नहीं होगा। उसकी एक वजह देखें कि फवाद चौधरी ने कल कितनी बड़ी हंगामा खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी जो इन्होंने करारदाद कौमी असम्बली में पेश करके पास करवाई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, उस पर 42 सिर्फ दस्तखत हुए हैं 200 अरकान की मौजूदगी में। उन 42 में से भी 8 के दस्तखत जारी है, यानी 34 अरकान, जो कि चौथा हिस्सा भी नहीं बनता पार्लियामेंट के गवर्नमेंट के जो मेंबरान है उनकी तादाद का। तो इस हिसाब से ये करारदाद भी फेल हो जाती है। अगर इस सारी सूरत हाल को देखें तो दो बातें आप बड़ी क्लियर होगी। एक ये कि हुकूमत को कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट जवाबदेह ठहराएगी, वहीं पर अभी भी मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहेगी कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर निकल आए जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को वैसा फैसला ना करना पड़े जैसा कि कल आजाद कश्मीर के हाई कोर्ट ने किया कि यानी आजाद। हामिद खान साहब, इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें जितनी मुलाकातें हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ वज़रात से होती हैं, मुख्तलिफ नुमाइंदों से होती है, उसमें एक चीज़ तो वाज़ेह है कि इलेक्शन की तरफ वो अक्टूबर में भी जाने को तैयार नहीं है। और फिर बात अगर मैं कहूँ कि अगर पैसे की बात होती तो कल 76 अरब से ज़ायद पैसा तरक्याती मनसूबों के लिए जो है उन्होंने मख्तस किया है। ऐसे में क्या आपको लगता है ये जो डीठपन है ये तब आता है जब थपकी हो पीछे से? तो थपकी है भाई कहीं ना कहीं। तो मतलब मैं समझता हूं कि उनको ये कॉन्फिडेंस है, उनको यकीन है तो इस सारी महाजराई में भी कामयाबी से निकल सकते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हुए, जिस तरह काजी फायज ईसा जाके और आइन की 50वीं सालगिरह पर बैठ गए, उसके बारे में बात कि वो कैसे जाके वहां बैठ गए, उसके ऊपर बात हो रही है कि खाली हुकूमत के कहने पे गए हैं या किस वजह से गए हैं। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने मेरा ख्याल है एक और प्रोग्राम में भी कहा, मैंने कहा इमरान खान ने ये जो सूबाई असम्बलियां तोड़ी, जो इसको कहा जाता है कि खान साहब ने बेवकूफी की, 9 महीने 8 महीने इंतजार कर लेते, इस इंतजार ना करने की वजह ये थी कि खान साहब को ये नजर आ रहा था कि इनकी अक्टूबर में भी इलेक्शन कराने की नीयत नहीं है। तो इमरान खान साहब ने जो अब इतना रिस्क लिया और जो आज ये सारा कुछ मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और ये इतना इनके ऊपर प्रेशर आया है, अक्टूबर तक तो जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बन चुके होते और सदर मुमलिकत का भी इंतखाब का मामला होता, तो इस हवाले से बड़ी कमजोर पोजीशन हो जानी थी इमरान खान साहब की। अब मुझे समझ आ रही है साहब एक और खबरें जो सामने आ रही हैं, और वो खबरें जो हैं उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि मुलाकातें हुई हैं और मुलाकातें हो रही हैं जिसमें कुछ जो हैं इलेक्टेबल हैं और कुछ नॉन है, और कहा जा रहा है कि मामला किसी और रुख जा रहा है। तो क्या आपके पास है कोई ऐसी खबर सर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, बड़ी पक्की खबर ये है कि मामला जो है वो वाकई किसी और रुख जा रहा है और उसके अंदर ऐसे लग रहा है जैसे सारे लूजर्स होंगे। जो सियासतदान है ना, वो अपनी लड़ाइयां और अपने इक़्तिदार और अपनी अना की लालच में सबसे बड़े लूजर्स हो जाएंगे, सब कुछ उनका नुकसान होगा, ये उनको समझना पड़ेगा। क्योंकि देखें, अगर शहबाज शरीफ या मरियम नवाज या बिलावल ये सब एक फैसला कर लेते हैं जी कि हमने
इलेक्शन नहीं कराने हैं, तो फिर इलेक्शन ना हो तो फिर आप दूसरी कुव्वतों का रास्ता खुद ब खुद खोल देते हैं। ये नामुमकिन है कि निगरान हुकूमतें कोई बहुत अरसे तक रहें, वो लोग जो ना इलेक्टेड हो, ना उनके ऊपर कोई, उनके पास कोई मैंडेट हो, फिर तो कोई ना कोई रास्ता खुलता है ना। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऑब्जर्वेशन आई है, इस हवाले से बहुत सारी इतलात हैं कि बहुत डिफरेंट अंदाज में बात हो रही है कि शायद सब कुछ ही लपेट दिया जाए, तो इसको बचाने के लिए। हमें सब एक और बात कहिएगा, इस चीज को भी एड्रेस कीजिएगा, चाहे 14 मई को हो, चाहे 90 दिन के अंदर हो, चाहे 8 अक्टूबर को, इलेक्शन भाई आईनी हक है, आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन तो होने चाहिए। राना सुनाला साहब उस पर कहते हैं कि नहीं भाई, अगर ये इस तरह की हरकतें करेंगे तो हम 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं कराएंगे। मतलब ये तो देखिए ना, सीधा विन विन सिचुएशन वाली बात हो गई है। खैर, इस पर एड्रेस कीजिएगा सर कि अभी फिलहाल जो सूरत हाल है, आप देखिए कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो डीनोटिफाई कर दिए गए हैं आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से, और अब सुप्रीम कोर्ट में अपना फैसला लेकर गए हैं। क्या तौहीन अदालत या ये जो फंड्स जारी करने वाली बात है, इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को क्या कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर फंड्स नहीं दिए जाते? तो देखिए, अगर तो सुप्रीम कोर्ट ये समझता है कि ये जो सारा कुछ जो है फंड्स रोकने की जो बात है, ये सारी वज़ीर आज़म के इमा पर हो रही है, तो लाजमी बात है कि जो हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है कानून की निगाह में, वही मुजरिम ठहरता है। और उस हवाले से तो सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब की जो है वो वज़ारत खतरे में है। और दूसरी बात ये है कि राना सनाउल्लाह की जो बात है ना, वो मैं ना मानू से काम नहीं चलेगा, उनको का सामना करना चाहिए। ये कोई बच्चों का खेल नहीं हो रहा, जो लाजिम है, जो मेरा फर्ज है वही से तो पाकिस्तानी और अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा होने की जो हम बात करते हैं, वादा जो हमने किया। पाजी कहते हैं ना कि एक सोनार की और 100 सोनार की और एक लोहार की। हमने यहाँ पे KPL कराया कश्मीर में, आपको याद होगा, और अब भी कराते रहते हैं। मैसेज कहाँ देना था वो आपको पता है। लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि अब श्रीनगर जैसा इलाका जिसमें मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है, वहाँ पे G20 का इजलास कराना, अगर ये इजलास होता है तो सर खारजी तौर पर कितनी बड़ी नाकामी होगी पाकिस्तान की। इसको नाकाम बनाने के लिए क्या करना होगा पाकिस्तान को? हरमीत, 2 अहम तरीन इवेंट हो रहे हैं इंडिया के हवाले से, और मुझे तो मैं लिख कर तंग आ गया हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है। 2 बातें देखिए, G20 का होना पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की नाकामी के साथ साथ उन कश्मीरियों के साथ धोखा नजर आ रहा है जो पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे के अलावा कुछ करते ही नहीं है। वो पाकिस्तान कुर्बान कर दी है सर। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपने देखा कि सिंध ताश मुआहदे के ऊपर भारतीय वज़ीर नरेंद्र मोदी ने जनवरी से पाकिस्तान को नोटिस लिख के भेजा हुआ है। 25 अप्रैल उसकी आखिरी तारीख है। अगर सिंध ताश मुआहदा खत्म हो गया तो पूरा पाकिस्तान के 5 दरिया खुश्क हो जाएंगे, पाकिस्तानी एक एक पानी के कतरे को तरसेंगे। मैं हैरान हूँ, हुकूमत किस ख्वाब, किस नींद में बैठी हुई है। ये अपने सियासी मसाइल और अना के मसाइल और कानूनी और जनाब सुप्रीम कोर्ट से मुहाजरा से बाहर नहीं आ रही, जबकि इंडिया और दुश्मन कुव्वतें हमें पानी की बूंद बूंद से तरसाने को और श्रीनगर जैसे में G20 करके हमारे सीने के ऊपर एक तरह से खंजर मार रहे हैं। और हम ना तो कोई लॉबिंग कर रहे हैं G20 मुमालिक के साथ कि जी आप इससे बाइकआउट करें। एक कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, एक मुतनाज़ा खित्ता है। ठीक है, आमिर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच।